तुम देखने की दिन के निचले स्तर के आसपास ही है और निफ्टी है 670 अंक नीचे, 23,100 के नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1500 अंकों की गिरावट है। हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। गौरांग भाई, ओएमसीज की हम चर्चा कर रहे थे और ये क्या है ना कि जो भी क्रूड डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं उनमें हम देखते हैं कि कच्चा तेल में उबाल आ गया तो फिर इनकी पिटाई शुरू हो जाती है। एक चीज आप सर बताइए कि ओएमसीज के जो निवेशक है वो क्या करें, क्योंकि उनकी दुविधा सबसे ज्यादा होगी। 25% तो वेल्थ इरोड हो गया है, यहां से भी अब ब्रोकरेज की तरफ से नीचे के टारगेट आ रहे हैं। सर, ये रेगुलेटेड है ऑयल एंड ये पेट्रोल डीजल भारत में, या फिर डीरेगुलेटेड है? अभी क्या लग रहा है आपको सर? ये धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। इतना स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी दर के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मतभेद। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो अभी पूर्व सक्सेना साहब को आप सुन रहे थे, सुराना साहब को आप सुन रहे थे, क्षमा चाहता हूं, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से परिस्थिति उभरती है। और अभिषेक भाई, कच्चे तेल के दाम अगर बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुछ कारणों को लेकर के, तो स्वाभाविक है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इसका हर्जाना भरना पड़ता है। इसमें कोई अंतरिक्ष यान विज्ञान नहीं है, यानी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्वाभाविक है। क्योंकि जब कच्चे तेल के दाम नीचे आते हैं तो उसका फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलता है और नुकसान जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भुगतना पड़ता है। जब कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, यानी कि तेल वितरीकरण करने वाली कंपनियों को नुकसान होता है, क्योंकि ये एक इक्वेशन ऐसा है इन्वेंटरीज को लेकर के वगैरह वगैरह जो भी है। अब एक बात देखिए, आपके 65 के आसपास हुआ करता था, $60 के आसपास नाइमेक्स हुआ करता था, $65 के आसपास ब्रेंट हुआ करता था प्रति बैरल। वहां से उछाल करके आज जो में भी कुछ समय पहले मैंने भाव देखा तो $113-114 प्रति बैरल ब्रेंट और करीबन $100-105 के आसपास नाइमेक्स। तो इतना उछाल आया है तो किसी ना किसी को तो हर्जाना भरना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो समुद्री जहाजों से आवागमन होता है कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का, उनके रेट्स भी ऊपर गए और इंश्योरेंस यानी कि बीमा जो है उसका भी खर्च जो है ऊपर गया है, क्योंकि ये परिस्थिति खड़ी हुई है। तो अगर आप इन सभी समीकरणों को सामने रखेंगे तो किसी ना किसी को तो ये हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब ये बात पूर्ण तरीके से विपरीत है कि अप्रैल महीने में और मई महीने में भारत में 4 राज्यों में चुनाव है और एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव है। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है सरकार किसी भी तरह का ऊपर की तरफ का भाव में परिवर्तन, कच्चा तेल जो ऊपर गया है उसको देखते हुए और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन वगैरह, उसके दाम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक राजनीतिक कामकाजी जैसी परिस्थिति हो जाएगी, सुसाइडल परिस्थिति हो जाएगी। और जब कभी भी ये चुनाव खत्म होते हैं तब निर्भर करेगा कि क्या विचारधारा और क्या स्तर है कच्चे तेल के। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी कॉम्पेंसेशन जो है, हर्जाना जो है, सरकार की तरफ से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देना पड़ेगा। क्या इसका कारण चौथी तिमाही के नतीजे जो मेरे ख्याल से आप अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आना शुरू हो जाएंगे इस वित्तीय वर्ष के, क्या उसमें इसका नकारात्मक असर देखने मिलेगा? बिल्कुल देखने मिलेगा अभिषेक भाई, क्योंकि ये 3 हफ्तों से चल रहा है, चौथा हफ्ता शुरू होने वाला है और कितना लंबा चलेगा किसी को कोई अनुमान नहीं है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कल रात से और आज तक अभी तक जिस प्रकार से जो सुविधाएं हैं खाड़ी देशों में, जो रिफाइनिंग का काम करती हैं, जो कच्चा तेल और नेचुरल गैस भरने का काम करती है, रिफिलिंग का काम करती है, फिलिंग का काम करती है, उन सब परिस्थितियों पर बारूद और गोला बारूद, बम, मिसाइल गिराए जा रहे हैं और वो वहां पर कुछ सेवाएं ठप हो चुकी है। तो ये परिस्थिति शायद भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही नकारात्मक है, क्योंकि 85% हमारी ऊर्जा की जरूरत कच्चे तेल और नेचुरल गैस के रूप में हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और वही मुख्य मार्ग है जो प्रतिबंध में है अभी, जहां पर बहुत जोखिम है किसी भी समुद्र जहाज के आने जाने के लिए, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब वे कहां पर जाकर के अटकेगा ये तो अनुमान नहीं है, लेकिन छोटी मध्यम अवधि में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इसके बाद एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी खरीदारी की राय है, 20-25% नीचे आए हैं,
लंबी अवधि का है नजरिया बने रहे। ऐसा नहीं है अभिषेक भाई कि $150-200 निरंतर आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा कच्चा तेल का भाव। जब कभी भी शांति होती है, जब कभी भी वार्तालाप होता है, डिप्लोमेटिक चैनल अगर खुल जाएंगे और किसी भी प्रकार का विराम होता है, तो जिस गति से कच्चे तेल के दाम और नेचुरल गैस के दाम ऊपर गए, उतनी ही तीव्र गति से ये सब नीचे भी आएंगे। ठीक है गौरांग भाई, आप कह रहे हैं कि 20 से 25% नीचे आए तो लेना चाहिए। 20 से 25% तो नीचे आ गए हैं। अब यहां से भी अगर 20 से 25% नीचे जाएंगे तो निश्चित तौर पर क्रैक अगर और बढ़ता है। अब देखिए लॉसेस तो होंगे ही ओएमसीज को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सरकार का कदम भी ठीक है कि सरकार चाहती है कि अब ये क्रूड की कमी के चलते ना जो पैनिक का माहौल जो देश में है, प्राइसेस बढ़ा के और इसको पैनिक को ना बढ़ाया जाए। तो उस मोर्चे पर तो मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। बट ये ओएमसीज के नुकसान की भरपाई कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, सरकार इसको थोड़ा गंभीरता से लेकर विचार करे। अदरवाइज जो इन्वेस्टर्स हैं इन कंपनीज के, उनको तो नुकसान हो ही रहा है और मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंसी इतनी जल्दी कम होने वाली नहीं है। हम वैसे देखा जाए तो 30 से ज्यादा देशों से हम कच्चा तेल खरीदते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट से लगभग हमारी टोटल सप्लाई का 50 से 60% के आसपास आता है। तो ये एक चिंता बाजार के लिए है। और आपके बोलते बोलते गौरांग भाई बाजार चला गया है देखिए दिन के निचले स्तर पर। अब 23,000 को बचाने की जद्दोजहद है और जिस लेवल को हमने टेस्ट किया है 22,950 की, उससे सिर्फ 100 अंकों की दूरी पर निफ्टी खड़ा है और निफ्टी बैंक की गिरावट हो गई है 1700 अंकों की। डे लो पर यह भी कर रहा है कारोबार। निफ्टी का एक मात्र शेयर चढ़ने वाला है, ओएनजीसी 1.25% के आसपास की तेजी। एक छोटा सा ब्रेक। इस पे एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं गौरांग सर से कि एनबीएफसी में जो ये गिरावट है वो कब तक जारी रह सकती है, क्या ये वॉर तक चलती रहेगी इसी तरह गिरावट, और इस गिरावट में करना क्या चाहिए, जिनके पास है उन्हें भी और जो एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए। गौरांग सर क्या राय है आपकी एनबीएफसी के ऊपर, इस गिरावट में क्या करना चाहिए लोगों को? विकास जी, इसके दो पहलू है। जैसे आप बता रहे थे कि ऐसी परिस्थितियों में लोग खर्चा कम करते हैं, बचत करते हैं और जो खर्च अनिवार्य है या जरूरी है वो ही करना चाहते हैं। अब कोई लोन लेकर के गाड़ी नहीं खरीदने का प्रयास करेगा, वाहन किसी प्रकार का खरीदने का, या फिर कुछ हद तक एक रिपोर्ट में कल परसों पढ़ रहा था कि जो घर बिक्री के रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं वहां पर भी थोड़ी बहुत नरमी देखने मिली है। तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण ये भी है कि ये परिस्थिति, और जैसे मैं अभी अभिषेक जी से भाई का बात कर रहा था, और हम सबको पता है कि हमारी 85% निर्भरता है कच्चे तेल के आयात, कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आयात पर। और अब ये जो ऊपर जा रहा है, हर्जाना भरना पड़ेगा। हो सकता है छोटी मध्यम होने के कारण ब्याज दरों में जो कटौती का अनुमान पहले था और जो गणित हमने पहले किया था, वो गणित अब काम में नहीं आएगा और शायद हो सकता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना पड़े। तो ये दोनों ही परिस्थितियां वित्तीय क्षेत्र के लिए अनिवार्य नहीं है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर्जाना भरना पड़ता है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए ये मैं छोटी मध्यम अवधि की बात कर रहा हूं विकास जी। अगर लंबी अवधि का नजरिया है, और अक्सर हम लंबी अवधि नजरिया की बात करते हैं, तो ये करेक्शन जो है, ये निचले स्तर जो हम देख रहे हैं और जो मूल्यांकन में आकर्षण आ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, M&M फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, सुंदरम फाइनेंस, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में एयू स्मॉल फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसी कंपनियां हैं जहां पर हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की जाएगी। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो वैल्यूएशन जैसे जैसे आकर्षक होते जाएं आप उन्हें खरीद सकते हैं। ये राय आपको आती हुई गौरांग सर की तरफ से। चलिए अब जरा एक और मेहमान को भरकम गिरावट है। M&M आप देखिए लगभग 3,000 रुपए के आसपास के लेवल पर फिर से वापस हम देखने की नीचे की तरफ आ गया है। और भी जो ऑटो स्टॉक्स हैं आप देखेंगे कि बजाज ऑटो में भी गिरावट है, टाटा मोटर्स में कमजोरी है, बड़ी गिरावट है 5 से 5.5% के आसपास के। गौरांग सर आज ना आपकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी और आज मतलब बाकी सामान्य दिनों के मुकाबले लोग आपको बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे गौरांग सर क्या बोल रहे हैं। सर ये बताइए कि अब तो 1-2 महीने बाद हम देखेंगे कि मानसून के बारे में हम चर्चा करना शुरू कर देंगे कि मानसून की चाल क्या होगी, किस तरह का मानसून होगा, खरीफ की तैयारी शुरू हो जाएगी, खरीफ सीजन की। तो ये ट्रैक्टर्स की जरूरत तो पड़ेगी सर। तो ये 20% लगभग ईयर टू डेट M&M नीचे आ गया है, एस्कॉर्ट्स को वोट। पहले गर्मी को तो झेल ले हम, फिर वर्षा ऋतु का आनंद लेंगे अभिषेक भाई। लेकिन एक वास्तविकता है कि और बारिश हर साल आती है और मेरे ख्याल से अगर आप
कृषि उद्योग या फिर कृषि क्षेत्र या फिर सरकार के तरफ से कृषि क्षेत्र के ऊपर नीतियां अगर आप देखें तो निरंतर सकारात्मक नीतियां रही हैं। हमारे किसान भाई बहनों को नई टेक्निक को लेकर के और अपनी जमीन में से किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की फसलें की पैदावार करके उनकी जो कृषि की आय है उसमें किस प्रकार से वृद्धि हो, ये निरंतर ज्ञान उनको देते रही है सरकार के तरफ से अलग अलग माध्यम के द्वारा। पर यह भी वास्तविकता है कि पहले जिस प्रकार से मजदूरों की जरूरत पड़ती थी खेतों में, अब उन मजदूरों की जगह पर आधुनिक उपकरण और नई टेक्नोलॉजी वाले यंत्र आ गए हैं। और जो नाम आपने दो लिया, फिर से एक डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि M&M और स्कॉट्स कुबोटा पर हमारी खरीदारी की राय पहले भी थी, आज की तारीख में भी है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, क्या ये करेक्शन खरीदारी का मौका है? तो मैंने जो टिप्पणी पहले पिछले 2-3 हफ्तों से मैं कर रहा हूं हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश पर अभिषेक भाई, वो आज फिर से करना चाहूंगा। और वो ये है कि मैंने मेरी SIPs बंद नहीं की है। निरंतर मेरी SIPs आज के तारीख में भी जा रही है। कोविड के टाइम पे भी बंद नहीं किया था, रशिया यूक्रेन के समय पर भी बंद नहीं किया था, और इजराइल हमास के बीच में और इस समय में भी मैंने बंद नहीं किया है। और मुझे अवसर मिला था एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका भी उपयोग मैंने किया और लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 26,000 में जब आप SIP कर रहे थे तो आपको यूनिट्स कम मिल रहे थे। 23,000 पर उसी रकम से आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। तो निवेश करते रहिए, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं ज्यादा पूंजी निवेश करने के लिए। ठीक है, ये बढ़िया रणनीति है सर, बढ़िया है, अच्छा है सर, शुक्रिया, आपने इतना भरोसा आप दे रहे हैं। और जो निवेशक है ना, जो लंबी अवधि में यकीन करते हैं, उनको ये सारी बातें सुन के अच्छा लग रहा होगा। लेकिन बाजार देखिए, बाजार जो है दिन के निचले स्तर पर है, और आज हमने देखा कि इंट्राडे में जो सोमवार का जो लो था 22,951 का, उसको भी ब्रीच किया था। और उसकी वजह यह है कि आप क्रूड देखिए, क्रूड के भाव फिर से वहां आ गए हैं जहां तक हमने एक स्पाइक देखा था, और वहां से हमने रिवर्सल भी देखा था, यानी कि $119 के आसपास के। फिलहाल लगभग 9-10% ऊपर कच्चा तेल है, $118 के आसपास के भाव आप ब्रेंट क्रूड के देखेंगे। उसकी वजह यह है कि ईरान में गैस फैसिलिटी पर हमला किया इजरायल ने, फिर कतर को टारगेट किया ईरान ने, और कुछ दिन पहले कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि कच्चे तेल की कीमतें हैं जो $150 तक भी जा सकती हैं। तो लगभग $120 के आसपास के भाव तो आ गए हैं। अब ये हम जो मान के चल रहे थे, या फिर जो बड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि शायद अब ज्यादा क्रूड ना भड़के, अब ये $100 से $120 बहुत समय लगा नहीं है। अभी हम कल ही $102 की बातचीत कर रहे थे, और आज लगभग $118-19 के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं। एक और शेयर के बारे में मैं आपसे जिगर भाई राय लेना चाहूंगा, वो है ऑटो से ही जुड़ा है।